के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस की शो देश की बहस में मैं अपने साथ जुड़े दर्शकों का, साथ में जुड़ने वाले मेहमानों का और पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे नई धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा बता देता हूं आपको। आकाश चौधरी मेरे साथ मेरठ से जुड़ेंगे, निष्ठा कटियार मेरे साथ कानपुर से जुड़ेंगी, समीर श्रीवास्तव मेरे साथ गोरखपुर से जुड़ेंगे, अनिल कुमार सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किसे आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। देश की बहस में आज सबसे ज्यादा 65% वोट मिले हैं नए उत्तर प्रदेश के जेवर से। क्या बीजेपी भरेगी जीत की उड़ान? आज देश के सबसे बड़े नहीं, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शुभारंभ शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मुख्यमंत्री योगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। 21 साल पहले इस परिकल्पना की नींव तब के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी और आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा विकासवाद स्वार्थवाद के आगे है और उनके लिए नेशन फर्स्ट है, यानी राष्ट्रहित सर्वोपरि। क्या विकासवाद के आधार पर जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जीत की उड़ान। क्या महंगाई, पेट्रोल, बेरोजगारी, डीजल, कोविड मैनेजमेंट जैसे आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, उसका पार राष्ट्रवाद वर्सेस जिन्नावाद और विकासवाद है? इसी पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले अब तक का अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए विकासवाद की नीति से देश को आगे बढ़ाने की बात की, साथ ही स्वार्थवाद की नीति चलाने वालों पर तंज कसा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। पीएम मोदी ने 70 साल बनाम 7 साल के विकास के कामों और राष्ट्रवाद पर अपनी बात रखी तो विपक्ष ने पलटवार शुरू कर दिया। मैं तो आज प्रधानमंत्री जी से और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री महाराजा जी से दोनों से एक आग्रह करता हूं कि गंगा जल हाथ में लेवे और प्रतिज्ञा करें कि ये विकासवाद के नाम पे जो जेवर एयरपोर्ट बना है वो आप किसी को बेचोगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करना जानती है। ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है, काम में विश्वास नहीं रखती है। दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेने वालों पर हमला बोला। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। हालांकि सरकार कई चुनौतियों का सामना भी कर रही है। किसानों को मनाने से लेकर महंगाई रोकने, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने से लेकर बेरोजगारी पर भी विपक्ष कई सवाल खड़ा कर रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या सरकार ने जितना विकास किया उतनी ही चुनौतियां उसके सामने खड़ी हैं। तो मोदी के 7 साल बनाम कांग्रेस के लगभग 70 साल। क्या 7 साल में विकासवाद हावी है और क्या 70 साल में स्वार्थवाद हावी था? इसी पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का सवाल। क्या विकासवाद से यूपी का रण जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आपको पता है वोट कैसे करना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, मेरे अभिन्न मित्र और वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी जुड़ी हुई है। अलका जी, सीधा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मेरा 7 साल का विकासवाद और लगभग 70 साल का स्वार्थवाद, यानी उनकी राष्ट्र नीति और आपकी स्वार्थ नीति। क्या आप मानेंगे उनका आरोप ठीक है?
अच्छा, जो 70 साल कह रहे हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल भी गिन ले ना, यही कहना ना, भारत रत्न नहीं, पूर्व मैं लगभग प्रधानमंत्री अटल 70 साल बोल रहा हूँ, मैं लगभग 70 साल नहीं, बोल रहा हूँ। लगभग नहीं है ना 70 साल। कांग्रेस के 50 साल है, उसमें से 20 सालों में भारतीय चलिए, जनता पार्टी, 7 साल जनता बनाम दल, 50 साल, दूसरे, हाँ 7 दूसरी साल बात। बनाम 50 अब साल। आप, हाँ 7 साल आप कहेंगे तो इतनी बर्बादी 70 सालों को भी, जितने भी कमियां रहेंगी उसको भी मिलाने की, तो इतने 7 साल में जो बर्बादी हुई है नरेंद्र मोदी जी के होते कभी भी नहीं हुई। आज बताइए 45 साल में बेरोजगारी के आंकड़े सबसे ज्यादा हुए या नहीं हुए? एक महामारी आई हमारे सामने, कुप्रबंधन का शिकार हुए, कोरोना का नहीं, कुप्रबंधन से मौतें हुई, 4 लाख के मुआवजे के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। आज बेरोजगारी के आंकड़े बता दीजिए, गिरती अर्थव्यवस्था बता दीजिए। आज जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ना, किसकी उसकी जमीन पे बन रहा है? वो किसान मोहताज है, मुआवजा मांग रहे हैं, बेघर कर दिया, रोटी का मोहताज कर दिया है। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन करते हैं, वो प्राथमिकता नहीं। 80 करोड़, आज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी नींव तो आपने, शुरुआत तो आपने उसकी भी बुलेट ट्रेन की थी। कहाँ है वो बुलेट ट्रेन, हम पूछना चाहते हैं। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? तो मैं कह रही हूँ ये सिर्फ छलावा है, एक जश्न मना लीजिए, लेकिन मौत के आंकड़े, कोरोना के, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मौत के आंकड़ों को छुपाना चाहती है ये सरकार, जो कोरोना में महामारी, क्योंकि मुआवजा नहीं देना चाहती। किसान आंदोलन झुकना पड़ा, इस तानाशाह को घुटनों के बल हमारे देश का किसान ले आया, चाहे 1 साल और 700 मौतें हुई किसानों की, शहादत दी, घुटने पर ले आए इन्हें, भूमि अधिग्रहण पर घुटने पे ले आए। और आज हमने तय किया शीतकालीन सत्र में 4 लाख रुपए प्रति मौत मुआवजा इस सरकार से हम लेकर दिखाएंगे। आज ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज ये जो नींव रखी है, ये गंगा जल हाथ में लेकर, सही कहा हमारे प्रवक्ता ने, एक बार कसम खा लें कि ये एयरपोर्ट पूंजीपति के मित्रों के हाथों बिकेगा नहीं, कसम खा लें। ये उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। 38,000 करोड़ किसका है? हमारा है। आज जहां पर वो जहाज बिक गया, महाराजा जहाज जवाब ले लेते हैं। और जो हवाई चप्पल, एक साल जिस हवाई चप्पल की बात कर रहे थे, उस जूते पे 5% टैक्स था, जीएसटी से 18 कर दिया है। कपड़े तक उतरवाने पर आ गई है मोदी सरकार, 5% जीएसटी को 18%। ये क्या है? ये कैसा तमाशा है? थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, प्राथमिकताएं तय करिए। ठीक है, संवेदनहीन है, प्राथमिकताएं नहीं है सरकार की। कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ, किसानों के आगे झुकना पड़ा, भूमि अधिग्रहण पे झुकना पड़ा, महंगाई चरम सीमा पर है। संजू वर्मा जी, क्या विकासवाद से ये सब धुल जाएगा? दीपक जी, पहली बात तो ये, आपने ये कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे उस खिसियानी बिल्ली की याद दिलाते हैं। मैंने इनको बिल्कुल भी टोका नहीं था। इनको बोलिए डिबेट के बीच में बेफिजूल का मुझे टोका। अच्छा, एक एक करके अलका जी, मैं सबको पूरा वक्त देता हूं, आप जानते हैं मुझे सालों से। संजू जी बोलिए। मुझे पता है कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला जाते हैं जब मैं बोलना शुरू करती हूँ। इनको बोलिए अपनी बात दे, मैं इनका भाषण सुनने नहीं आई हूँ। पहली बात तो ये, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये है कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हाल। इनको याद दिला दूं दीपक जी, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें करना, ट्विटर पर भाषण देना, ये तो सब सही है, पर राजनीति में यदि आप सत्ता में नहीं आ सकते, आप चुनाव जीतना भूल गए हो, तो आपको इटली वापस चले जाना चाहिए। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला पंचायत इलेक्शन से 75 सीटें जीती। अभी तो मोदी जी वही सुनकर आए हैं, पता लगा। तो इनसे बात करवा लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक बिकॉज़ ये अलका जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आधा वक्त तो इसी में नोक झोंक में चला जाता है। एक एक करके, सबको पूरा वक्त मिलेगा, मेरी गारंटी है। और आप 2 ही लोग हैं, और आशुतोष है, और कोई नहीं है। बोलिए संजू जी। दीपक जी, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। नहीं दीपक जी, कोई आपत्ति नहीं है, मैं चले जाती हूँ। ये खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? अलका जी, एक एक करके, वो 30 सेकंड ले ले, आप 30 सेकंड ले ले। आप चाहे तो मैं टाइमर लगा दूंगा। एक दूसरे पर मत बोलिए, जहां पर सवाल पूछना होगा पूछेगा। संजू जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, वो आपको मुझे गुंडा कहेंगी, मैं सुन लूं, बताइए। वो आपको या मुझे गुंडा कहेंगे, सुन लूं इन द डिबेट, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं था। हमने आंकड़े नहीं है, जैसे ही आंकड़े नहीं है, ये भागना चाहती है। गुंडागर्दी तो आप करने के लिए मशहूर हैं। अच्छा अलका जी, थोड़ी देर के लिए खामोश रहिए। मैं आपको थोड़ी देर के लिए खामोश कर रहा हूं। संजू जी अपनी बात कहिए प्लीज। जी दीपक जी, पहली बात तो ये,
बार बार ये जो कहा जाता है कोविड महामारी के दौरान मोदी सरकार ने ये नहीं किया, योगी सरकार ने ये नहीं किया। आज 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लग चुकी हैं पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लग चुकी हैं। पॉइंट नंबर 1। बिंदु नंबर 2, सबसे ज्यादा कोविड महामारी के चलते मौतें किस राज्य में हुई हैं? महाराष्ट्र में, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। सबसे ज्यादा वैक्सीन की वेस्टेज और दुरुपयोगिता कहां पर पाई गई? राजस्थान में, जहां कांग्रेस सत्ता में है। भूपेश बघेल जहां पर कांग्रेस सत्ता में है, उन्होंने कहा था कोवैक्सीन तो सेफ नहीं है, मैं नहीं लगवाऊंगा। भूपेश बघेल कांग्रेस के ही नेता हैं, इसीलिए कोविड महामारी पर आकर यहां पर भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप लोगों ने तो अटकाना, लटकाना, भटकाना ये स्ट्रैटेजी अपना ली थी। ये तो मोदी सरकार की सक्षमता है कि आपके ना चाहने के बावजूद 120 करोड़ से ज्यादा किसान कानून वापस लेना पड़ा। भाषण देना बंद करो। अभी मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। बात आती है जेवर एयरपोर्ट की। राजनाथ सिंह जी ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा था 2001 में, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने सालों में कांग्रेस 10 साल तक 2004 से 2014 तक सत्ता में थी। बार बार प्रस्ताव आया कि इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दो, एनओसी दे दो। कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। आज वही कांग्रेस, वही अखिलेश यादव रोते फिरते हैं कि भाई ये तो हमारी सोच थी, भाजपा क्रेडिट ले रही है। ये जो अलका लांबा जो गुंडागर्दी के लिए मशहूर है, इनको बता दूं, इनको बता दूं, क्यों इतनी बौखलाई हुई है? ये झाड़ू लेकर दीपक जी क्या हो गया आज इन्हें? दीपक जी कहा क्यों बौखलाई हुई है? इतना काम किया है, गिनवाइए ना। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के गुंडागर्दी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप दोनों से। दीपक जी, लेट मी फिनिश। दीपक जी प्लीज फिनिश करिए। हाथरस में जब बलात्कार होता है, इन्हें कहिए दिल्ली में खड़खेड़ी में कुछ होता है, दिल्ली में प्रियंका वाड्रा झाड़ू लेकर पहुंच जाती हैं। हनुमानगढ़ में, जयपुर में एक 11 साल की बच्ची, दलित बच्ची के साथ तकलीफ हुई ना? तकलीफ हुई ना? देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, तकलीफ हुई है ना? बेशर्म, क्यों नहीं हंसे? कृषि कानून पर झुका दिया, मुके बल आकर गिरी आपकी आकारी मोदी सरकार। मुके बल आकर गिरी किसानों के सामने राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी जी ने झुका दिया देश के प्रधानमंत्री को। यही प्रियंका गांधी लखीमपुर नहीं चाहती, मुख्यमंत्री का बेटा लोगों ने मिलकर बताइए। अगर आप दोनों एक दूसरे पर बोलते रहे तो दर्शक क्या सुन पाएंगे? मैं किस शेरनी को रुकने के लिए बोलूं? अलका जी बस कंक्लूड कर रही हैं आप। अलका जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, संजू जी आपके बीच में नहीं बोली थी, आप भी उनके बीच में मत बोलो। मुझे पता है आप दोनों शेरनियां हैं, आप दोनों अपने अपने तर्कों के लिए माहिर हैं। मैं बीच में बेचारा एंकर पिस जाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको। अलका जी अब आप जवाब दे दीजिए इस बात का, जवाब दे दीजिए इस बात का। आपने सब आरोप लगा दिए, ठीक है, लेकिन लगातार जीत ये तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है ना, और लगातार सिकुड़ना ये तो कांग्रेस का हो रहा है ना। इसका क्या जवाब देंगे आप? प्रियंका गांधी जी के उत्तर प्रदेश में होने से उन्नाव की बेटी को बलात्कारी बचा रही थी, वो जेल की सलाखों के पीछे है। लखीमपुरी में प्रियंका गांधी जी की वजह से इनका मंत्री का बेटा जेल के सलाखों के पीछे है। उत्तर किसानों ने अपने घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। क्यों नहीं जीत का जश्न होगा? हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के सामने भाजपा की मोदी सरकार को घुटने पर लाकर रख दिया है। और आपको पता दे, जितना मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप दोनों थोड़ा गले को आराम दीजिए। 15 मिनट से आप दोनों चिल्ला रहे हैं, तब तक मैं आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि विकासवाद में किसी और चीज का तड़का लगाना पड़ेगा, या आप दोनों अलका जी और संजीव वर्मा को सुन के आप खुद मुस्कुरा रहे हैं? आपको लग रहा है कि याचना नहीं अवरान होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा?
नहीं, मैं ना तो अलका जी पे कोई टिप्पणी करूंगा, ना संजीव वर्मा जी पे कोई टिप्पणी करूंगा। दोनों सम्मानित महिलाएं हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ताएं हैं। जाहिर सी बात है, उनके अपना पार्टी का एजेंडा है तो अपनी पार्टी के एजेंडे के हिसाब से बोलेंगे। आज जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में अगर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट की अगर शिलान्यास रखा जाता है तो देश को उसका स्वागत भी करना चाहिए और इसके लिए सरकार को बधाई भी देनी चाहिए। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं जरूर कहना है, आज सूरज किधर से निकला है? आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सूरज किधर से निकला है आज? पूरब से या पश्चिम से? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दिखाइए ना। देखिए आशुतोष तारीफ कर रहे हैं आज। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब मैं इनकी आलोचना करता हूं तो ये मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हाँ, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये जो विकास को लेकर बातचीत हो रही है, इसमें थोड़ा सा अगर आज की तारीख में अगर जिन्ना का प्रकरण नहीं आया होता, जो राजनाथ जी ने भी उठाने की कोशिश की और जिस तरीके से उसको वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाने की कोशिश की है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि विकास के मसले पर जो सरकार है उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि विकास के मसले पर अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनको उस तरीके से लोग हाथों हाथ ले लेंगे। क्योंकि आज की तारीख में हकीकत यह कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यह बात मैं कोरोना की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं। कोरोना के पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 8 क्वार्टर में जीडीपी में कम से कम 4% की गिरावट आई। 4% की गिरावट आई और जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 5%। नीति आयोग के अध्यक्ष थे। ओहो भाई, मैं बोल लूंगा। मशहूर हो, बस करो, सब जानते हैं अनपढ़ गवार महिला। आशुतोष जी प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ। आशुतोष को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बीच में मत टपकिए। आशुतोष कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, उसके पहले आपने देखा होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि हिंदुस्तान 70 साल में सबसे बड़ी क्रेडिट क्राइसिस से गुजर रहा है। 45 साल की बेरोजगारी के सबसे ऊंचे मकाम पे पहुंचा हुआ था। जो ऑटो सेक्टर था वो पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका था। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था जिसके बारे में उम्मीद की जा रही थी कि 8 से 9% जाएगी और 2025 तक वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, किसानों की आय लगभग दुगनी हो जाएगी, उसको जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो इसलिए झटका लगा है क्योंकि सरकार की आर्थिक नीति की दृष्टि स्पष्ट नहीं थी। अगर दृष्टि स्पष्ट होती तो डिमोनेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस सरकार को 2015-2016 तक 8% की ग्रोथ रेट थी लगातार। ऐसे में आज की तारीख में अगर वो जिन्ना की बात करते तो लोगों को हंसी आती, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के मसले पर चुनाव लड़ना चाहती है या फिर विकासवाद के मसले पर चुनाव लड़ना चाहती है। वैलिड पॉइंट। अगर संजीव वर्मा जी विकासवादी सब कुछ है तो जिन्ना और गन्ना की बात करने की जरूरत योगी जी को नहीं होनी थी। बताइए संजू जी। जिन्ना की बात किसने की दीपक जी? कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी ने। और तालिबान और जिन्ना को बार-बार तो आपके यूपी के चुनावों के भीतर कौन लेकर आ रहा है? अखिलेश यादव और ओपी राजभर। या तो इस महिला से बात करवा लीजिए पर जाकर श्रद्धांजलि। अलका जी प्लीज, अलका जी मैं पूरा मौका दूंगा आपको प्लीज। अलका जी संजू वर्मा की आवाज प्लीज। अलका जी रुक जाइए। आप मेरे मित्र हैं, मेरा इतना मान रखेंगी। संजू जी। दीपक जी, मुझे वैसे भी दूसरी डिबेट के लिए जाना है। पहली बात तो ये अर्थव्यवस्था को लेकर आशुतोष ने कुछ टिप्पणियां की, तो बता दूं कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम दुनिया की भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में बखूबी चल रही है, आयुष्मान भारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जनधन योजना, जिसके तहत पिछले सिर्फ 7 सालों में 44 करोड़ बैंक अकाउंट्स के खाते खोले गए, जिसमें से 50% से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 3 कितने जनधन खातों का कितना करोड़ रुपया खा गए? दीपक जी, कैन यू प्लीज आस्क हर टू शट अप? अच्छा अलका जी मुझे प्लीज। पता होता कि ये अनपढ़ गवार महिला के साथ डिबेट अरे करती है, जिसको अंग्रेजी के दो शब्द नहीं आते। प्लीज यहाँ पर भी बोल रही है, ये देश को गुमराह कर रही है। जनधन खातों से पैसा निकाला गया है, लोगों को नहीं मिला। ये औरत कुछ भी बोल रही है। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहे हैं, आप करेंगे। मुझे पता है आप दोनों सेविया कृपया एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान तो रखिए। जनता क्या सोचेगी? सवाल करेंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र। अच्छा अलका जी उनको खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कंक्लूड संजू वर्मा जी प्लीज। एक ही बात को सिर्फ संजू वर्मा जी की आवाज। अलका जी उसके बाद में आएंगी। संजू वर्मा जी कंक्लूड करिए। दीपक जी, लार्जेस्ट
फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जनधन योजना मोदी सरकार ने बखूबी अब तक चलाई है और बैंक खातों में 3 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं, जो कि अलका लांबा को शायद पता नहीं है, इनकी याददाश्त थोड़ी धीमी चलती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभी अगले साल तक हर महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। बात जो बार बार ये लोग बेरोजगारी की करते हैं, तो इनको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.5 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया गया है। लगभग 30 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई है। इस बात को कभी भूलिए मत। मुद्रा योजना विश्व की सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। और एक बात कहना चाहती हूं, IMF ने कहा है कि महामारी आई, इसने सभी देशों को अपनी आड़ में विभक्त कर दिया, पर भारत का जो रीबाउंड है, चाहे IMF हो, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, सबने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमारी GDP ग्रोथ बिटवीन 10% to 12%, 10 से 12% होगी और चाइना की शायद 4 या 5% भी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को हमेशा भारत और चाइना का कंपैरिजन करने की आदत है। और एक जो सबसे खास बात, डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग बातें करते हो, तो एक चीज बता दूं, यदि डीमोनेटाइजेशन ना होता तो आज आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का वैल्यू कितना था दीपक जी? अक्टूबर 2021 में एक महीने में इन अ सिंगल मंथ 4 बिलियन ट्रांजैक्शन, मतलब 400 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। मार्केट में ठीक है, 7.5 लाख उससे ज्यादा अब है। 7.5 लाख करोड़ के झूठ बोल रही है, UPI झूठे आंकड़े दे रही है और अपनी वीडियो को खुद ही वायरल करती है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं आप संजू वर्मा जी बहुत आंकड़े गिना दिए आपने। मैं एक दर्शक के पास चलता हूँ, वो क्या सोचते हैं वर्तमान सिचुएशन के बारे में। आकाश चौधरी मेरठ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कहेंगे? आपको लगता है विकासवाद वाकई 7 साल में धरती पर दिखाई दे रहा है मोदी सरकार आने के बाद, या नहीं? नमस्कार दीपक जी, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे इस बहस का आपने हिस्सा बनाया। वास्तविकता में विकास हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो हमारे विकास की टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का विकास नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर जो भारत ने पिछले 7 साल में छवि बनाई है वो बेकार हो जाएगी इन सब चीजों को करने से, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, सीधे हल्का सुना आपने हमारे दर्शक की बात। उनका कह रहा है कि आपकी पॉलिटिक्स मात्र निगेटिव पॉलिटिक्स है, विपक्ष की कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है, और इससे अंततः भारत की छवि खराबी होती है। ये दर्शक कह रहे हैं, मेरा सवाल नहीं। दीपक जी, छवि 7 साल में बनी, उससे पहले तो हमारी देश की कोई छवि विश्व में थी नहीं, सब कुछ। और देश तो आजाद भी 2014 में हुआ है। कुपोषण, भूखमरी, वैश्विक भूखमरी के आंकड़े, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, देखिए तश्तरी में रख के चीन को सौंप दिए थे। आपके नेहरू जी ने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन के तश्तरी में जब ये बिल्ली खंबा नोचेगी तो अपने खंभों को बचा लीजिएगा, ठीक है? ये महिला झूठे आंकड़े देकर बच निकलना चाहती है और अपने आंकड़ों को अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाती हैं। देखिए कैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। भुखमरी, कुपोषण, अब काजू का आटा खाने वाले प्रधानमंत्री भुखमरी का दर्द क्या समझेंगे? मैं एक मिनट सबको दिखाइए स्क्रीन पे। मैं ऐसे हाथ जोड़ के मुंह पे ताला लगा के बैठ जाता हूँ। 3 दशक में ऐसी एंकरिंग मैंने कभी नहीं की होगी। हल्का संजू जी थोड़ा विराम दीजिए, एक के बाद एक बोलिए प्लीज, और ऐसे अलंकरणों से आप अपने आप को सुशोभित मत करवाइए प्लीज। हल्का कंक्लूड करिए संजू जी प्लीज। हल्का जी प्लीज। अनुभूति हो रही है, इन्हें इस गुंडागर्दी वाली जरूरत में शामिल नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पागल खाने में भिजवाइए। मैं कह रही हूँ इन्हें सख्त जरूरत है, मानसिक रोगी है ये। प्लीज मैं ऐसे शब्दों की आलोचना करता हूँ, मैं आपको रोकता हूँ, ऐसे शब्द मत बोलिए। किसी भी महिला के लिए, सम्मानित महिला के लिए मत बोलिए। पूरी दिल्ली जानता है
आपकी क्या रेप्यूटेशन है पूरी दिल्ली जानता है, पूरी दिल्ली जानता है। नेहरू जी से किया जा रहा है। शॉल आपकी लीजिए, क्या दिल्ली में रेप्यूटेशन ठंडी है पूरी दिल्ली जानता है। शॉल लीजिए, ढकिए अपने आप को, ठंडे दिल्ली में ठंड लग पहले जाएगी किसी अस्पताल में पहले पड़ी अपनी होंगी। रेप्यूटेशन, गर्म आपकी पानी इज्जत जो पीजिए, तार-तार हुई है ना गर्म दिल्ली में, पानी उसको संभालिए। पीजिए। क्यों इतनी दिल्ली में बौखला आपकी गई है? इज्जत की जो स्मृति तार-तार हुई है ना, ईरानी धज्जियां उड़ी हैं, अच्छा, मैं वाकई मुंह पे ताला लगा लूंगा, चुप रहूंगा। बलात्कारियों अब आप की दोनों समर्थन बोलिए, में अगले ये 5 महिला। मिनट में चुप रहूंगा। उन्नाव में आशुतोष यही हंसते रहेंगे। महिला में अपने बलात्कारी विधायक का समर्थन कर रही थी। मिठाई की अपनी दुकान नहीं है, बलात्कारी विधायक ये की मिठाई की समर्थन दुकान अरे कर रही नहीं है। प्लीज अलका जी, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, डोंट, मतलब इतना भी बिलो द बेल्ट मत जाइए। आप देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलका जी आप भी, संजू जी आप भी। आशुतोष, मैं वापस डिस्कशन पर आना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम 9 बजे तक ही दोनों हमारे सम्मानित गेस्ट थे, लेकिन जिस तरह के अलंकरण हुए मेरे ख्याल से वो अनोखे थे, अद्भुत थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, एक आदमी विकासवाद की पिच तैयार करेगा, दूसरा जिन्ना और क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद की, जिन्नावाद और राष्ट्रवाद की गुगली और बाउंसर डालेगा। मेरे ख्याल से मैच तो ऐसे ही जीता जाता है। नहीं दीपक, देखिए पिछली बार अगर हम 2017 की तुलना करें इस चुनाव की, तो 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं। 2017 में नरेंद्र मोदी का अपना प्रताप था, नरेंद्र मोदी का चमत्कार था, उस वक्त उनके नाम पे वोट पड़ता था। लेकिन अगर आप 2017 के बाद से अगर विधानसभा चुनाव को देखें, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग करीब 10 चुनाव हार चुकी है। और मैं अगर आप कहेंगे तो मैं गिना दूं, लेकिन उसमें जाने का वक्त नहीं। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी के प्रताप का फायदा मिला था, उस वक्त कहीं भी योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। दूसरी बात, जो अमित शाह ने 2014 में जो ओबीसी और पिछड़े और अति पिछड़े, गैर जाटों और गैर यादवों का जो एक केमिस्ट्री तैयार की थी, उस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और उसको वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और मामूली जीत नहीं थी, बल्कि 300 से ज्यादा सीटें उसको मिली थी। तीसरी बात यह थी कि उस वक्त जो अखिलेश यादव थे, उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, उनकी पार्टी के अंदर मारधाड़ चल रही थी। तो वो एक नुकसान अखिलेश यादव को था, और विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत से जीत पाएगी। लेकिन अगर आज हम 2021 के बारे में बातचीत करें, तो 5 साल का जो सरकार है योगी आदित्यनाथ का, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, देना चाहिए उनको जवाब। जनता इस बारे में सवाल पूछेगी। जहां तक जातियों को लेकर है, आपने देखा किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उनसे छिटक गई है, और राजभर उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 10% वोट हैं। अगर वो नाराज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दिक्कत पैदा करती है। उधर आपने देखा अपने दल के साथ जो कृष्णा पटेल है, वो भी जो है वो अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं। तो जो फॉर्मूला अमित शाह का फॉर्मूला 2014, 2017, 2019 में कामयाब रहा था, लगभग उसी फॉर्मूले को अब जो अखिलेश यादव है वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं है, उनकी पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमानों के आधार पर नहीं चल रही। वो राजभर को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कुर्मी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कश्यप को भी साथ लेकर चल रहे हैं, कोयरी को भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो अदर देन जाटो जातियां उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव है, इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी को निपटना पड़ेगा। आप देखिए स्थिति क्या है, स्थिति विकट है कि अगर देश के गृह मंत्री को और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप वहां बूथ मैनेजमेंट करें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा जा रहा है कि आप जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ मैनेजमेंट करिए, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कहा जा रहा है कि आप सेंट्रल यूपी का बूथ मैनेजमेंट करिए, तो कम से कम मैंने तो ये नहीं देखा था। मैंने ये देखा था कि एक अमित शाह थे 2014 में, उन्होंने एक संगठन खड़ा किया, संगठन करके जो सोशल केमिस्ट्री थी उसको डेवलप किया। आज अगर 3 इतने बड़े नेताओं को अगर बूथ मैनेजमेंट पे लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं रह सकती है। ठीक है, आज गुरु प्रकाश जी, क्या इतने बड़े नेताओं को बूथ मैनेजमेंट के लिए लगाना आपकी कमजोरी दर्शाता है? और उनका कहना है कि अखिलेश यादव आप उसी पिच पर खेल रहे हैं 2017 में जिस पिच पर खेलकर आप जीते थे, छोटे दल, छोटी जातियों का उनका कॉम्बिनेशन बनाना। नहीं देखिए दीपक जी, ऐसा है कि दीपक जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे संस्कार हैं वो दरी बिछाने के भी हैं। दरी बिछाते हैं, बत्ती जलाते हैं,
नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, चाय पानी करते हैं, और हमारे यहाँ नेता कार्यकर्ता एक बराबर होता है, एक समान होता है। हाँ, बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जहां मैं अध्यक्ष रहूं, मेरा पुत्र प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे बिहार में लालू यादव का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का उदाहरण है। तो भारतीय राजनीति में यह परिवर्तन आया जरूर है कि कोई भी नेता किसी भी स्थान पे हो, किसी भी दायित्व पे हो, वो हर काम को करता है। अब कुछ लोग हैं पत्रकारिता में, कुछ लोग हैं राजनीति में जो किसी काम को छोटा देखते, किसी काम को बड़ा देखते और वर्गीकरण करते हैं। तो ये उनके विवेक पे मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन एक बात जो मैं सुन रहा था अभी वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी की बातों को, कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात की उन्होंने। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में राजा सुहेल देव का नाम है। अब राजा सुहेल देव के नाम पे स्मारक किसने बनाया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये भारत की जनता जानती है। राजा सुहेल देव पासी स्मारक भारतीय जनता पार्टी में ही बना है। और छोटी जाति की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था तो कोई गैर यादव ओबीसी बताइए जो थाने में एसएचओ लगता था, कोई गैर यादव ओबीसी बताइए जो इनके प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट होता था, कोई गैर यादव ओबीसी बताइए। इसलिए मुझे लगता है कि इस भ्रम जाल में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दीपक जी जो बात कर रही है JAM की, जनधन आधार मुद्रा, दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो कह रही है J से जिन्ना, A से आजम खान और M से मुख्तार। लेकिन फिर भी पिछले 15 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, हम सब उससे आश्वस्त हैं और आशान्वित है कि जो 2017 से पहले अपराध, पलायन, इसकी वजह से यूपी जाना जाता था, आज समाजवादी पार्टी के नेता भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बात कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी के नेता भी जेवर एयरपोर्ट पे बात कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक शिफ्ट आया है, और ये शिफ्ट यूं ही नहीं आया है। आज सिविल एविएशन को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई है, जब उड़ान का नारा दिया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज पे चढ़े, तो उसके पीछे हमारी नीतिगत प्रयास थे। न्यू सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी 2016 में, उसी प्रकार जितने भी एयरपोर्ट बने थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीडाइट हो, जल्दी बने। आज दरभंगा का उदाहरण हम देखते हैं, मैं बिहार से आता हूं, इसलिए दरभंगा का उदाहरण देना चाहता हूं। दरभंगा में एयरपोर्ट बना है और वहां हमारे एक छोटे भाई हैं दिलखुश कुमार। दिलखुश कुमार एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने गो आर्या कैब शुरू किया है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसीलिए एक एयरपोर्ट के बनने से ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, स्थानीय लोगों को भी रोजगार के खूब अवसर मिलते हैं। और आज का जो दिन है ये विकास की नई गाथा लिखेगा। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिक्स में अब जात पात और धर्म से ऊपर बढ़ के विकास वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है दीपक जी। एज अ युवा, एज अ यंगस्टर, हमें इसका स्वागत करना चाहिए दीपक जी। ठीक है, मेरे साथ पूरा पैनल अब जुड़ चुका है। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के जानकार। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग जी, सीधा सवाल आपसे, आपके लिए JAM का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनधन, आधार और मुद्रा है। तो ये तो उन्होंने बता दिया कि एजेंडा क्या है आपके लिए। राष्ट्रवाद वर्सेस जिन्नावाद, इस बाउंसर पर, इस गुगली पर तो आपकी बैटिंग लड़खड़ा जाएगी मुझे लगता है, परसेप्शन के लिहाज से। नहीं, हम लोग गुगली नहीं, हम लोग तो वो बैट्समैन है जो गुगली भी हमारे सामने फुल टॉस की तरह लगती है। तो जो उन्होंने JAM की बात की है वो अपनी बारे में बता रहे थे, लेकिन बताया नहीं। J से होता है जुमलेबाज, A से होता है अहंकार और M से होता है मनमानी। तो ये लोग वो इनके JAM का मतलब ये होता है अहंकार, जुमलेबाज, मनमानी वाले पार्टी वाले लोग हैं। ये किसी की सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं, दूसरे की दिल की बात तो जानते नहीं है। 700 किसानों की मौतें होगी, उनके परिवार के बारे में आज तक इन्होंने नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। और किसानों को जिसने रोन दिया उसके पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री कहते हैं हम जनता के बारे में सोचते हैं। और जो राष्ट्र को गाली दे रहा है, जो हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, जो आजादी के आंदोलन में शहीद हो गए, उनको भिखारी बताने वाले को पद्मश्री दे देते हैं। ये तो इनके राष्ट्रवाद का मतलब समझ में नहीं आता। इनका राष्ट्रवाद ऐसा है कि अभी जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, जितने भी एयरपोर्ट अभी बने हुए हैं ज्यादातर को तो बेचने में लगे हैं, सबको बेचे जा रहे हैं दनादन। 26 PSU अब तक बेच चुके हैं, प्राइवेट को दे चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट जहां पे 20 रुपए में पार्किंग होती थी, आज 400 रुपए है। दीपक जी, आप जाएंगे कभी यहाँ कॉन्क्लेव करने आएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी, 400 रुपए देने पड़ेगा। पहले 20 रुपए में हो जाता था, क्योंकि इन्होंने नातेदार रिश्तेदार अडानी भाई है उनको दे दिया है। अरे सुनिए, तो अडानी भाई को दे दिया है, क्या खराबी थी उसमें भैया, बेच दिया इन्होंने। तो इन्होंने रेलवे भी बेच दी, एयर इंडिया भी बेच दी, और कहते हैं हम देश नहीं बिकने देंगे। सबसे पहले आके जितने भी सारे हमारे इंस्टीट्यूशन सबको बेचने में लगे। इन्होंने यहाँ पे, आप आए थे दीपक जी, आपको याद होगा, एक 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट की थी 4.5 साल पहले। और उस दिन क्या मार्केटिंग इवेंट थी, पूरा लखनऊ सजा दिया गया था। 100 करोड़ रुपए करीब खर्च कर दिए गए थे। एक जहाज उतर रहा है, दूसरा जहाज चढ़ रहा है, तीसरा चढ़ रहा है, चौथा उतर रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ हंगामा। 4.5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश बदल जाएगा।
ये तो क्यूटो आज ही बन जाएगा, दूसरा दिन हो नहीं पाएगा। आज तक 400 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ हो तो हमें चिमनी इमनी लगी दिखाई दे दे, या कोई फोटोग्राफ कहीं दिखाई दे दे कि इंडस्ट्री लग गई। अनुराग जी यहीं से शुरुआत करते हैं, पूछ लेते हैं यही सवाल, क्या हुआ इन्वेस्टमेंट? 4.5 लाख करोड़ कहाँ है? ग्राउंड पर उसका एग्जीक्यूशन 0 है। गुरुप्रकाश जी ये आरोप लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया, बताइए कहाँ है 4.5 लाख करोड़? नहीं, देखिए अनुराग जी देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका, और आज के दौर में इंडस्ट्री का मतलब चिमनी नहीं होता है, इंडस्ट्री का मतलब सॉफ्टवेयर होता है, इंडस्ट्री का मतलब आईटी होता है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया, जिन लोगों ने अंग्रेजी का विरोध किया, तो उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती नहीं है। अब आप बीच में बोलेंगे तो हम लोग बहस करेंगे। एक एक करके बोलते हैं, आलोक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलते हैं, बेहतर रहेगा, अच्छी बहस होगी। मैं पूरा मौका देता हूँ सबको, आपको मेरी आदत पता है। अनुराग भाई बीच में नहीं प्लीज। गुरुप्रकाश जी क्या प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं अनुराग जी बता दीजिए। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब दे चुकी है। 2014 में, 2017 में, 2019 में जितने भी स्थानीय चुनाव हुए थे, जितने भी निकाय चुनाव हुए थे, जिला परिषद हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, अरे भैया यहाँ तो हार गए आप। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सरकारी नौकरी की बात की, आपने कहा इन्वेस्टमेंट कहां जिला पंचायत सदस्य हार चुके हैं प्रभु, जनता ने जवाब दे दिया था आपके 4.5 लाख करोड़। अब आप जिला पंचायत सदस्य हारे हो, फिर उसके बाद आप मैं बहस नहीं कर सकता हूं। दीपक जी मेरे बोलिए दीपक जी, मेरा संस्कार और स्वभाव नहीं है कि मैं इस प्रकार बहस करूं। मैं उनकी बातों को सुना था, मैं ध्यानपूर्वक उनके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। मैंने रिक्वेस्ट करा है, वो चुप है, आपका ही ऑडियो जा रहा है अभी प्लीज। इनके 5 साल में मैंने अनुराग भाई को रिक्वेस्ट किया, वो चुप है, आपका ही ऑडियो जा रहा है, कहां गया? थैंक यू करिए प्लीज। जी निश्चित रूप से देखिए, सरकारी नौकरी से सशक्तिकरण होता है दीपक जी। हमने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी है, उनके 5 साल में मात्र 2 लाख सरकारी नौकरी दी गई थी। आपने कहा इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख युवाओं को सशक्त किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि औद्योगिक इकाइयों में 3 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुआ है। 50 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाइयों को 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। 1 करोड़ से अधिक हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पे, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता पे भरोसा रखिए। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, कोई एक जाति की बात करता था, कोई एक परिवार की बात करता था, कोई सैफई और मैनपुरी से आगे ही नहीं निकलता था। एयरपोर्ट बनवाना है वहीं बनवाएंगे, सब कुछ बनवाना है वहीं बनवाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरे क्षेत्र की चिंता है, तभी गोरखपुर से दूर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। वहां पे हम देखेंगे कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कायापलट होने वाला है और रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कनेक्टिविटी बनेगा। हम उस पर बात करना चाहते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के लोग वही पुराना जात पात लेके आओ भाई, धर्म लेके आओ भाई, पोलराइजेशन करो। इनको जिन्ना की याद आती है, हम जेवर की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। दिक्कत यही है, दुर्भाग्यपूर्ण यही है। प्रधानमंत्री ने आज कहा हमारी राष्ट्र नीति है, कांग्रेस की स्वार्थ नीति है। आपकी तरफ आरोप लगाते हैं और इशारों में यह भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक आपने जानबूझकर जेवर एयरपोर्ट को किसी न किसी कारण से लटकाए रखा। मुझे लगता है कि स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता अपने सवालों में गिर जाते हैं। तो वे मोदी साहब ने 7 साल से क्या लटका रखा था, जरा वो बता दीजिए। अगर हमने 10 साल से लटका रखा था, कोर्ट के भी मैटर थे, किसानों के भी मैटर थे। आज भी किसान जो हैं वो वहां पर मुआवजा मांग रहे हैं। 8 गांव बेदखल हुए, उनका क्या हुआ उसका किसी को नहीं पता। आदत बन गई है मोदी जी की ना। दुर्भाग्य है, देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जिसका जन्म ही आलोचना से हुआ है। अब बात आती है कि पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और अब क्या हुआ। मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर संविधान नहीं था, जिस देश के अंदर खाने के लिए लाल गेहूं आता था अमेरिका से, और 2014 में जो देश दिया गया उसमें हमने 4 साल के भंडार भर के दिए खाने के, 16 लाख की आर्मी वहां पर इनको दी, तमाम इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खड़ी करके दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आज सिविल एविएशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिविल एविएशन पॉलिसी यही है कि जो पुराने हमारे पूर्वजों के पैसे से जो एयरपोर्ट बने, आप उनको अपने चंद मेहमानों को, चंद मित्रों को कौड़ियों के भाव लीज पे दे दो, 8500 करोड़ के जहाज में खुद बैठकर चलो? क्या यही सिविल एविएशन पॉलिसी है? आप बार बार कह रहे हैं कि साहब वहां तो 3.5 लाख का, 4 लाख करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट हो गया। मुझे याद है ऐसी कंपनियों ने 20-20 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए उत्तर प्रदेश सरकार से, जिनके अकाउंट में 5,000 रुपए थे।
कहे तो कंपनी के नाम बता दूंगा भाई, अगर किसी को शक हो तो इसके अंदर। दूसरी बात, 4 लाख नौकरी, यह आंकड़ा कहाँ का है राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय? कहाँ का है 4 लाख आंकड़े आपने रोजगार दे दिए हैं? झूठ की भी एक लिमिट होती है। 2018 के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2018 के एसएससी के जिन्होंने 52,000 बच्चे जो सेलेक्ट हुए, जिनका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, उनकी भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। किसानों के साथ 2200-2300 लड़के तो पिछले 1 महीने से रह रहे हैं रेगुलरली। झूठ बोलने की हद होती है। 3 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 50 रुपए पे पहुंचा दिया। 32 रुपए मात्र जब हमारा देश आजाद हुआ पर कैपिटा इनकम थी, आज 1 लाख के करीब है। आप लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? पहले देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद। आज तक 7 वर्षों में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए हैं। 97% लोगों की आय घट गई है। किसानों की आत्महत्या 38% बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डाउन है। बेरोजगारी 45-50 साल के चरम पर है। बैंकों का एनपीएम हाईएस्ट है। लेकिन उसके बावजूद मोदी 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 मोदी, अरे भाई कौन सी संस्था एक बताइए? आईआईटी है, आईआईएम है, बड़े उद्योग हैं, डैम है, इसरो है, बार्क है, कोई एक चीज को बता दीजिए। आप पिछली सरकारों से तुलना करते हैं तो सीधा सीधा है कि सच और झूठ की तुलना कर रहे हैं आप, सफेद और काले की तुलना कर रहे हैं आप मुझे बताइए 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, क्या हुआ उसके बारे में? किसी भी चीज का आपके पास कोई जवाब नहीं है। वो सरकारें थी जिन्होंने 10 साल में 3 युद्ध झेले, 62 का, 65 का, 71 का, उसके बावजूद देश को आगे चलाया। हरित क्रांति के 3 फेज हम लेकर आए। यहाँ पर सॉइल कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इवेंट मैनेजमेंट हो गया। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आज ऐसी इतनी अच्छी इकोनॉमी है और इतना विकास हो गया, 100 से ज्यादा कंपनियां और बड़े उद्योग आप लोगों ने क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जमीन बेच रहे हैं, डिफेंस की जमीन बेच रहे हैं आप बेचने पर क्यों लगे हुए हैं? जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट को, जिसके लिए आनंदीबेन पटेल ने विरोध किया था अहमदाबाद में कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर क्यों रखा? वो अडानी को दे दिया आपने। वहां अडानी के बाउंसर खड़े हुए हैं, जाकर देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट की क्या हालत है आज। ठीक है, इतने बड़े जवाब ले लेते हैं। अच्छा समझ किया आपने, अच्छा समझ किया आपने, चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से बोला है गुरु प्रकाश जी। जवाब बनता है इस बात का। पॉइंटेड सवाल उठाया आलोक शर्मा जी ने, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने नहीं, निश्चित रूप से। और मैं बताना चाहता हूं कि 2G, CWG, जीजा जी, ये तो हमारे कार्यकाल में हुआ। हमने सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार वालों को दे दिए, हमने सारे के सारे सरकारी ठेके अपनी जीजा जी को दे दिए। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों से कुछ नहीं होता है। आज शौचालय का कितना पेनिट्रेशन में पूछना चाहता हूँ 98। अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं 98%। अब आप आलोक जी आप वरिष्ठ हैं, आलोक जी आप वरिष्ठ हैं, मैं चिल्ला के अब आप बात करेंगे क्या? अभी बहस करेंगे क्या? आप बोल लीजिए। आप देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोक आप आलोक सुन लीजिए ना, उन्होंने बिल्कुल 2 मिनट तक शांति से आपको सुना। आपने बहुत अच्छी तकरीर रखी, आपने बहुत अच्छे आर्गुमेंट रखे। उनको 30 सेकंड तो दीजिए, नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, बोलने दीजिए उनको। झूठ की फैक्ट्री चला रखी है इन लोगों ने। गलती उनकी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की संगठन के संस्कार ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्कार ऐसे हैं। गुलाम नबी आजाद को बाहर बोलना पड़ता है, सलमान खुर्शीद को बाहर बोलना पड़ता है, G23 बन गया है तो इनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो इनको लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। आज 80 करोड़ लोगों को, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप करिए करते रहिए आप आलोक जी, आप बोलिए, करिए। आप नहीं सह पाएंगे, आप नहीं सह पाएंगे। रॉबर्ट वडेरा के लोग हैं, आप लोग नहीं सह पाएंगे। आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप रॉबर्ट के लोग हैं, आप नहीं सह पाइएगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दी गई है। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मेरा ये स्वभाव नहीं है, ना मेरे संस्कार हैं, ना मेरे स्वभाव है, ना मेरे संस्कार हैं। मैं बहस नहीं करूंगा, आप बोलते रहिए। इनके ऊपर बोल सकते हैं आप लोग। दीपक जी आप इनको बुलवा लीजिए। आप केवल झूठ बोलने की आदत पड़ गई। देश की जनता देख रही है, आपका अहंकार बोल रहा है, आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका अहंकार, आपका घमंड और आपका पाखंड बोल रहा है। आप नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का घमंड पाखंड बोल रहा है। बोलिए, पूरा दिन बैठ आपने स्वयं बोला, दूसरे को बोलने की इच्छा नहीं है आपकी। कहते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता बिल्कुल देख रही है, आप लोगों को भी देख रही है। मैं शांत हो जाता हूं। चलिए, देश की जनता देख रही है, मेरा शो भी देख रही है। मुझे एक व्हाट्सएप भी दिखा है, मनोज तिवारी गोवा एयरपोर्ट की लाउंज में बैठ के इस शो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। निष्ठा कटियार कानपुर से देश की एक जनता जुड़ गई है, सुनते हैं निष्ठा जी क्या सोचती हैं। आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, मोदी जी को भी सुना। मोदी जी क्या ठीक बोल रहे हैं? जी दीपक जी, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ
कि आज भारत दुनिया में जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों के साथ मुकाबला कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की ही वजह से हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पॉइंटेड और छोटी सी बात बोली निष्ठा जी। आपका मानना है कि देश अगर जापान और अमेरिका से खड़ा है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी भागीदारी है। गुरुप्रकाश जी अपनी बात 30 सेकंड में कंक्लूड करिए, फिर मैं अनुराग भाई और संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जरा मैं आग्रह करूंगा कि अहंकारी लोग शांत रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2014 में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक क्या हुआ करता था? 2014 में मात्र 7 करोड़ हुआ करता, तो आज 14 करोड़ हुआ है। इंटरनेशनल ट्रैफिक क्या हुआ करता था? 4.5 करोड़, आज 7 करोड़ हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति भी हवाई जहाज पे चढ़े, इनके जीजाजी चढ़े, इनके परिवार वाले चढ़े हवाई अड्डे में, तो मुझे स्मरण आता है कि जो लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल होता था उसमें रॉबर्ट वड्रा का नाम होता था। आज जब 44 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं, 30 करोड़ लोग मुद्रा का बैंक लोन लेकर के अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। पहले देश में फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी थी, लोगों के खाते नहीं खुले थे। इनके प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपए भेजते हैं भैया 85 पैसे गायब हो जाता है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जब 6,000 चलता है दिल्ली से, तो हमारे किसान दैनिक खाते में 6,000 पहुंचते हैं। आप भाषण आपका अहंकार, घमंड और पाखंड देश देख रहा है। इनके प्रधानमंत्री पाखंड और उदंडता अपने पास रखी है। घमंड किसका है वो पूरा देश देख रहा है। फिर बीच में बोल रहे हैं मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को एसपीजी के पुलिस वाले जो है वो पीछे फेंक देते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं चलने देते हैं। नहीं, मुझे डर लगता है साहब, मुझे डर लगता है कपिल सिब्बल जी की गाड़ी तोड़ दी थी। योगी जी कपिल सिब्बल के घर के बाहर आपने पत्थर पथराव कर दिया था। आप बोल दीजिए, देख रहे हैं आप हाशिए पे आ गए हैं, आप इसलिए तो हाशिए पे आ गए। आपके अच्छा आप दोनों मत झगड़िए। मैं एक एक्सपर्ट व्यू के लिए संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, मैं जानना चाहता हूं, क्या विकासवाद की पिच पर जिन्नावाद और राष्ट्रवाद, इसके बाउंसर और गुगली बीजेपी को जिता पाएंगे, या जिस जातियों के समीकरण को उसने 2017 में बनाया था वो अब टूट रहा है, वो उनको नुकसान करने वाला है? आपका एक्सपर्ट कमेंट। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि कोई एक फैक्टर नहीं होता है जो चुनाव को जिताता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विकास का मुद्दा भी रोल प्ले करेगा। देखिए, जिन घरों को शौचालय मिला है, जिन घरों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं, जिनको पक्के मकान बने हैं, 70 साल में जिनकी माताएं और बहनें शाम होने का इंतज़ार करती थी कि सूर्यास्त हो जाए तब हम शौच के लिए बाहर जाएंगी, उनको जिसने डिग्निटी दिया है 70 साल में, यदि सरकारों ने नहीं दिया और उसे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो इसका लाभ 2019 के चुनाव में भी हुआ था, 2017 के चुनाव में भी हुआ था। और मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के एयर कंडीशन कोठरी में बैठ करके आप तमाम प्रेडिक्शन कर लीजिए, वो मत दोबारा नरेंद्र मोदी को ही मिलेगा। एक बात और, जिन्ना का मुद्दा जब भी जो उठता है तो ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि मामले को कॉमनलाइज करने की बात की जाती है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस देश को विमर्श बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि आज़ादी 1947 के पश्चात भी देश में शाहीन बाग वहीं उसी मोहल्ले में खड़े होते हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। क्या कारण है कि वहां तालिबान के पक्ष में जलसे होते हैं? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी का एक सांसद खुल करके तालिबान की प्रशंसा करता है? ये बात आप ध्यान रख लीजिए, आज नहीं तो कल रेडिकल इस्लाम से आपको लड़ना पड़ेगा। ये तय इस देश को करना है कि पहले तय वो निर्णय, वो लड़ने का निर्णय आज करता है या उनकी वो समय तय करते हैं। यदि वो समय तय करेंगे तो आप यकीनन मानिए इस देश को तालिबान में कन्वर्ट कर देंगे। यदि समय आप तय करेंगे तो आप उनको शिकस्त दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि तालिबानी तत्वों को, जबड़ों को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, नहीं तो कांग्रेस की सेकुलरिज्म तो इस देश को बेच देती। कांग्रेस का सेकुलरिज्म है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनाइज हो चुका है। कांग्रेस का सेकुलरिज्म है कि जो देश पश्चिम बंगाल है उसके कम से कम 62-63 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बांग्लादेशी आए हुए मुसलमान जो है वहां की डेमोग्राफी को बदल चुके हैं।
कांग्रेस का सेकुलरिज्म ये है कि जितने भी तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज है वहां पर आकर के बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस गए हैं और इनकी हिम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसी पर करेंगे कि क्या जिन्ना का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाकर बॉल जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया, और आलोक शर्मा जी से जवाब लेंगे जो आरोप सेक्युलरिज्म को लेकर लगाए हैं संगीत रागी जी ने। लेकिन उससे पहले समीर श्रीवास्तव, मेरे एक दर्शक गोरखपुर से। समीर, बताइए क्या कहेंगे? ये इनकी बात पूर्णतः सही है कि कांग्रेस ने जो है सेक्युलरिज्म को एकदम हावी कर दिया है, पर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो है इसने सारी चीजों को दरकिनार कर सिर्फ विकास के ही पथ पे कार्य किया है। जैसे आप देख सकते हैं जेवर हवाई अड्डा इन्होंने बनाया पश्चिम में, और इस तरीके से जेवर को बनाने के बाद वहां पे लोकल लेवल पे रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, वहां पे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात है कि वहां पे डेवलपमेंट होने के साथ साथ रोजगार के बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं। तो ये हमारी सरकार सेक्युलरिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके साथ में चल रही है। तो ये बहुत अच्छा जो है एक पहल है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हर तरीके से। ठीक है, चलिए समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुकते हैं आलोक शर्मा जी से, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी।